Well, I can't tell you how much effort did it take to fix my camera in my shoe. As you can see, I just got one on because my phone is fixated with the rocks in my shoe so that I can secure my mobile phone. And I hope the camera and the mic is kind of working as expected, and I can assure you one thing: if it doesn't get recorded successfully, there's absolutely no way in hell that I'm going to do it again in this format. The hero has died as a modern man, but as eternal man, perfected, unspecific, universal man, he has been reborn. His second Solomon task and the deed therefore is to return to us transfigured and teach the lesson he has learned from a life renewed. And दोस्तों, मैं एक स्टोरी आपको प्ले करना चाहता हूँ जोसेफ कैम्पबेल की बुक द हीरो विद द 1000 फेसेस में से। और ये स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट रखूँ और आप तक पहुँचाऊँ। बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ पर पहले मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर नंबर 1 है और द स्टोरी इज़ कॉल्ड द एडवेंचर ऑफ द हीरो पार्ट 1 एंड द चैप्टर इज़ डिपार्चर, कॉल टू एडवेंचर। सो एक प्रिंसेस होती है जो एक कैसल में रहती है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैसल होता है और वो बहुत वेल प्रोटेक्टेड, जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं वैसे वहाँ पे रहती है, उसको किसी भी नेगेटिव चीज़ से एक्सपोज नहीं किया जाता। और सडनली अचानक से जब भी वो कभी डिसअपॉइंटेड होती थी या उसको कुछ एक्सप्लोर करना होता था तो पास में एक जंगल था, वो वहाँ पे जाती थी। और वो जंगल जो था वो बड़ा डीप डार्क फॉरेस्ट था, और वो डीप डार्क फॉरेस्ट में एक बहता हुआ रिवर था डीप, और वो उस पर जाके एक पेड़ के नीचे बैठती थी और वहाँ पे उसके पास एक गोल्डन बॉल थी, उस गोल्डन बॉल से खेलती थी और वो उसको बहुत खुशी देता था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ पे जो ये जो कैसल है, ये रिप्रेजेंटेशन है उस ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का जो हम अपने बच्चों को देते हैं, कि उनको रियल जो फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हम डरते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ ना जाएं, उसका रिप्रेजेंटेशन है। और थोड़ा थोड़ा सा जो है टीनेज में आकर के आपने देखा होगा बच्चे जो हैं, अब जैसे जैसे उनका मेंटल एवोल्यूशन होता है या इमोशनल एवोल्यूशन होता है तो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अब आपको मालूम नहीं है वो जंगल में कितना खतरा है, अच्छा है, बुरा है, हो सकता है वहाँ खजाने हो सकता है वहाँ डीमंस हो, लेकिन वो तो जब तक आप जाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये स्टोरी जो है उस प्रिंसेस की है जो वहाँ जाती है और उस जंगल में जाकर के फॉरेस्ट के नीचे उस गोल्डन बॉल से खेलती थी। और एक दिन खेलते खेलते दोस्तों उसकी वो गोल्डन बॉल वहाँ पे रिवर में गिर जाती है हाथ से छूट के, एंड शी सीज के वो पानी से छूट करके गोल्डन बॉल गिर गई है। और उसके गिरने की वजह से वो जैसे जैसे बॉल वैनिश होती है प्रिंसेस डिसअपॉइंट हो जाती है बहुत ज़्यादा और दुख मनाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और जैसे जैसे उसके रोने की आवाज़ तेज़ होती है वैसे वैसे चारों तरफ उसके रोने की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। और अचानक से उसको प्रिंसेस को एक आवाज़ आती है कि व्हाट हैपेंड, क्यों रो रही हो तुम। तो वो देखती है तो एक फ्रॉग वहाँ पे होता है। और अब आप देखिए यहाँ पे स्टोरी में गोल्डन बॉल वो है जो उसने इनहेरिट करी है, मतलब उसने कमाई तो नहीं है पर उसको वैल्यू करती है। और क्योंकि उसके साथ केयरलेस थी तो वो गुम जाती है उससे, क्योंकि उसको उसकी कीमत नहीं पता है और वो पानी में चली जाती है। और पानी में जाने के बाद वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि अब वो डिसअपॉइंटमेंट है कि डिज़ास्टर है। तो हम कितना रोएं किसी चीज़ के लिए, वो एक बैलेंस है जो ढूंढना मुश्किल है। तो दैट्स अनदर फ्यू सिंबल्स दैट आर साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ थ्रू दीज स्टोरीज क्वाइट ऑफन। अब वो डिसअपॉइंट होकर के प्रिंसेस रो रही होती है और फ्रॉग आता है, उसको ऑफ़र करता है, बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा जाकर के वहाँ से जाकर के ले आऊँगा अगर तुम्हें चाहिए तो। और प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि यार ये तो ग्रेट है, तू अगर प्लीज़ जाकर के ले आएगा तो बदले में तू जो मांगेगा मैं दूंगी, और मैं तुझे रोज़ अपने महल में ले जाऊंगी, यू विल स्टे विद मी, और हम साथ में खाना खाएंगे, हम साथ में एक ही कटोरी से पानी पिएंगे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ़। और फ्रॉग बोलता है यार देख ये सब तो ठीक है मगर मुझे ना ये सब तो खाने पीने के तो वैसे भी इश्यूज़ हैं नहीं, तो वाई डोंट यू मैरी मी इफ़ आई ब्रिंग योर बॉल बैक। और क्योंकि मैं तेरी बॉल वापस ले आऊँगा तो तू बदले में मुझसे शादी कर लेना, क्योंकि तेरी इतनी वैल्यूएबल है, तू रो रही है। प्रिंसेस बिना सोचे हुए एकदम से बोलती है हाँ ठीक है, तू जा करके ले आ मेरी बॉल एंड आई विल मैरी यू। फ्रॉग बहुत खुश होता है, सोचता है वाह दैट वाज एन ईजी डील, भाग करके पानी में जाता है और बॉल फेच करके ले आता है। अब वो बॉल फेच करके ले आता है और प्रिंसेस को देता है
प्रिंसेस बॉल हाथ में लेती है और अपने कैसल की तरफ चलना शुरू कर देती है। फ्रॉग चिल्लाता है, अरे रुको रुको, व्हाट हैपेंड टू आवर प्रॉमिस, यू आर सपोज्ड टू मैरी मी। प्रिंसेस वापस मुड़ कर भी नहीं देखती और सीधा अपने कैसल में चले जाती है। अब दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसेस की कहानी है। हाँ, ये प्रिंसेस की कहानी है, लेकिन ये कहानी उतनी ही ज़्यादा फ्रॉग की भी है, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जिस चीज़ को हम ब्लंडर बोलते हैं, इस केस में जो फ्रॉग के साथ हो गया है, वो ज़्यादातर हमारे सेल्फ इन्वाइटेड होते हैं, क्योंकि हमारे हिडन मोटिव्स होते हैं और हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, और जिसकी वजह से हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। आई थिंक मैंने कहीं पे ये सुना था किसी को बोलते हुए, एंड आई थिंक इट्स अ डीपली प्रोफाउंड स्टेटमेंट एंड हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन एटलीस्ट माई पर्सनल लाइफ। दे सेड दैट इफ़ यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी देन नोबडी कैन डिसीव यू। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को हासिल करने की कोशिश ना करो या आप एफर्ट ना लगाओ, बट कि इसका डीपर मीनिंग ये है कि अगर आपके मन में लालच है या अगर आपके मन में किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो हो सकता है कि आप अपने इमोशंस की वजह से, अपनी अटैचमेंट्स की वजह से वो वाले कॉम्प्रोमाइज़ करो जो आपके फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड होती है, वो ये भी पार्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रॉग है वो एसेंशियली जो है, he did not fully understand the compromise that he was making when he took a promise which was a very shallow level promise, no collateral as they say in finance, और सिर्फ उसको लगा कि अरे वाह मैं ले आऊँगा, ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ और बदले में देखो मुझे क्या मिलेगा। बट लाइफ इतनी ईजी है नहीं है, और जब हम एडवेंचर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट वी रियलाइज इज कि लॉट ऑफ थिंग्स दैट लुक प्रिटी एट द सरफेस लेवल और लुक अप्रोचेबल, इसको आर्केटिपिकल स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में कई बार इसको एक फॉल्स सेलिब्रेशन भी कहा जाता है। तो आप देखो होगा मूवीज़ में बहुत बार ऐसा होता है, हीरो कुछ लेने के लिए जाता है, उसको शुरू में थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, उसको लगता है वाह बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे इतना पार्ट होता है उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अनफोल्ड होता है। उसको रियलाइज़ होता है अरे यार मैं जिसको अपॉर्चुनिटी सोच रहा था ये तो धोखा हो गया। फॉर एग्जांपल उसको एक पैसों का बैग मिल जाता है और वो सोचता है अरे मैं इसको रख लूँगा, और उसको रख लेता है और बाद में पूरा गैंग उसके पीछे पड़ जाता है और बहुत सारे मर्डर्स हो जाते हैं, राइट। सो इट्स द सेम एक्सप्रेशन हियर ऑल्सो। और जो हमारे सप्रेस डिज़ायर्स हैं, इनकी वजह से जब हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं फिर हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते। सो ये जो ब्लंडर है, एक तो ये रिज़ल्ट है हमारी करंट स्टेट और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा ये भी है कि ये एक तरीके से डेस्टिनी को ओपन करने का ज़रिया भी है। यही वो ज़रिया है जहाँ से हमारी फर्स्ट रियल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन ब्लंडर्स के थ्रू जाएं, क्योंकि यहाँ से आपकी जो समझ है वो अलग अलग लेवल पे जाने लगेगी। और ये हर फेरी टेल में अनंत काल से आप सुनते आए हैं। तो इसमें ये जो अनकंसिडर्ड प्रॉमिसेस हैं उसके बारे में, यहाँ पे जिसको हम कैसल कह रहे हैं, वो प्रोटेक्टेड वर्ल्ड है जिसमें हम अपने बच्चों को बचा करके रखते हैं। हमें लगता है कि ये बाहर जाएगा, इसे चोट ना लग जाए, साइकिल चलाएगा तो कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, या वो बच्चा 25 साल का हो गया है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो अभी भी हमारे लिए भी वो 3 साल का ही है। तो उस तरह के वर्ल्ड में हम उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। हम उसकी विजडम को ट्रस्ट नहीं करते, हम उसके इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो कैसल जो है वो एक दो-धारी तलवार की तरह है, एक यंग डॉटर जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, जो कि एक बहुत आर्केटिपिकल इमेज है, हर जगह दिखाया जाता है। जैसे गौतम बुद्ध की स्टोरी में उनके पापा ने उनको कैद करके रखा था एक जगह पे जहाँ पे दे वर शोन ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, ताकि वो गलती से भी कहीं वो ऐसी जगह ना चले जाएं जो उनके पापा के लिए अनकंफर्टेबल हो अपनी लाइफ को फिगर आउट करने के लिए। यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट रिप्रेजेंटेशन है उस रियल वर्ल्ड का जिसको हम पूरे तरीके से समझते नहीं हैं, लेकिन एज टीनेजर्स और एज यंगस्टर्स और एज अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू एक्सप्लोर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है और वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। तो वो धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को क्रैक करते हुए प्रोग्रेस करता है, उसकी तरफ आगे की तरफ जाता है। और इस जर्नी में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे जो उसका एवोल्यूशन होता है, एक तरीके से फॉर हिम अगर वो जर्नी को पूरे डार्क फॉरेस्ट को कंप्लीट कर ले तो एक तरीके से उसके लिए वो मर के पैदा होने जैसा दोबारा है। एंड दैट इज़ ऑल्सो द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट यू फाइंड इन द स्टोरी ऑफ मैनी माइथोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट का डेथ और रेजरेक्शन इज़ ऑल्सो द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट दैट when he came back he's transformed, or like he's transcended the limitations of the world in which he existed, or unless he transcends those limitations he cannot offer anything to the world. And
is rather so vulnerable that it will be just pain and nothing more in life. So it doesn't matter how well intentioned we are, but we also have to consciously work on exploring ourselves and sort of evolve in that journey. सिंबल है अगेन इस स्टोरी में, क्योंकि गोल्डन बॉल एक प्रेशियस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि सुनकर के आप इंट्यूटिवली समझ गए होंगे। और वो गोल्डन बॉल जो है वो उसने अर्न नहीं करी है प्रिंसेस ने, तो कहाँ से आई है उसको उस बात का भी अंदाज़ा नहीं है, बट उसके लिए वो एक अच्छी चीज़ है जिसको एंजॉय करती है, हो सकती है जिसको वो चेरिश कर रहा है, लेकिन वो उसको उसकी प्रॉपर अर्नड नहीं है। सो इट मे नॉट नेसेसरली नो what would it take to acquire something like that. So that's the symbolic representation of that golden ball. और रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड लॉट ऑफ टाइम्स, जब हम अपने इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते तो हम बहुत बार ये नहीं समझते कि डिसअपॉइंटमेंट और डिज़ास्टर में फ़र्क क्या है, राइट। सो अगर मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय नहीं बनाई तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है या डिज़ास्टर है, राइट। और अगर वो मैं उस डिसअपॉइंटमेंट को डिज़ास्टर की तरह देखूं, राइट, या मेरे बेटे ने आज होमवर्क नहीं किया है, या मेरी बेटी सुबह जल्दी नहीं उठी है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ लाइफ समटाइम्स। बट हम इनसे ये निकालते हैं निष्कर्ष के ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरीके से हम इसके इम्पैक्ट को मैग्नीफाई करके परसीव करते हैं, इसको ओवर जनरलाइज कर देते हैं इन प्रॉब्लम्स को, उसकी वजह से जो है वो हमारी लाइफ जो है और ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है, हमारे रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और अमूमन तौर पे हम कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारे पास नहीं बैठते, और दे डोंट लव अस एनी मोर, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो लेट्स नॉट गो देयर। उस कनेक्शन को जो डीपर डार्कर वर्ल्ड में है, जो कि आपको हो सकता है एक जोविनाइल स्टेज में लगे कि ये ज़रिया है कुछ पाने का, जो कि पूरी तरीके से झूठ नहीं है, बट दोस्तों सारे फेवर्स जो हैं वो किसी कॉस्ट के साथ आते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये दिखा रहा है कि बेसिकली फ्रॉग को वो एक एलाई की तरह या एक हेल्प की तरह देख सकती है अभी, लेकिन वो फुली अंडरस्टैंड नहीं करती कि वो फ्रॉग कितनी गहराई से आया है, उसके डीप डार्क अंडरवर्ल्ड में क्या कनेक्शंस हैं, या एक तरीके से अगर वो बॉल मुझे ला करके दे देगा तो उसके मोटिव्स क्या हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो मुझे पूरे तरीके से पता नहीं है। लेकिन अगर मुझे उससे वो फेवर लेना है, then I would have to know how to navigate this space and how to make use of that, and how to judge whether that's the right decision to ask for that help or not. So weighing our options is something that has to happen as the story unfolds itself. So guys, thank you very much for listening, and I hope you like the story and this will encourage you to read the book. Have a good day. Thank you.